वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। कैसे एक स्टेट जो है अलग अलग एरियाज़ में डेवलप हुआ, कैसे लोगों ने क्या पता अपनी सहमति दी हो, अपनी कंसेंट दी हो, या फिर किसी ने फोर्सफुली उनके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया हो। क्या वो सिनेरियो रहे, क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज देते हैं लोग, क्या क्या डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं कि शायद ऐसे हमारे जो वर्ल्ड के अंदर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो डिफरेंट फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ, वो सारी थ्योरीज हम इसमें देने वाले हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी बार बार आती है वो हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिस पे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं हमारे। एंड देन जो बाकी थ्योरीज हैं वो आसान भी हैं याद करने के लिए और डिफ़िकल्ट नहीं है, पर वो ज़्यादा मार्क्स में पूछी नहीं गई हैं। तो आप उन्हें पढ़ लोगे, वैसे भी पढ़ने के बाद सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएंगी। और जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ आएगी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है, जो कि आपको चाहे अनचाहे पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी सबको अब तो याद हो ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एवोल्यूशनरी थ्योरी। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रही है कि भाई कैसे हो रहा है, मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी माना जाता है बिकॉज लंबे समय से चीज़ें जो बदलती आ रही हैं वो ग्रेजुअल ग्रोथ के साथ आई हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन हुआ है, जहाँ पे कभी रुका नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़ता गया, स्लो रहा, स्टडी रहा। अब जो यहाँ पे फोर्स नहीं हुआ, ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ देते हो, बदले में आपको कुछ मिलता है, कंसिडरेशन। यहाँ पे ना डिवाइन फोर्स की बात थी कि भगवान ने बना के भेजा है। यहाँ पे जो कुछ हुआ है एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों ने समझा, लोग मोर साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर जाते रहे और इसे ही वो साइंटिफिक थ्योरी बताते हैं, बिकॉज साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एवोल्यूशन हुआ है। वाइडर एक्सेप्टेड है ये थ्योरी, हर जगह पे वाइडली एक्सेप्टेड है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर इसका देखा जाए, क्योंकि इसको कहते हैं हम हिस्टोरिकल एंड एजुकेशन वाली थ्योरी भी, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऐसे माना जाता है कि भाई फैमिली थी पहले 2-4 लोगों की, फिर वो 10-15 लोगों का क्लैन बना, फिर 100-200 लोगों का ट्राइब बना, फिर जब और ज़्यादा लोग हुए 1000-2000, तो उन सबको मिला करके एक स्टेट बना। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जितने हमने ट्रेड्स ऊपर अभी पढ़े थे वो सारे फुलफिल हो गए यहाँ पे। और ये बात बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में प्रूव भी हुई है और लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्ट या इंडिया के बारे में लोग बोलते हैं धीरे धीरे ऐसे ही तो अपना स्टेट का डेवलपमेंट होना चालू हुआ था, बिकॉज पहले तो एप्स हुआ करते थे, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, उसके बाद और एडवांस जो जनपद आए, महाजनपद आए, उसके बाद फिर मुग़ल आए, फिर अब प्रेजेंट में कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में ब्रिटिशर्स के बाद डेमोक्रेसी आई देश के अंदर। तो ये पूरा एवोल्यूशन हमने देखा, कैसे हम एक डेमोक्रेटिक देश बने एक मोनार्की से। तो हमने बहुत लंबे फेज़ देखे हैं। वैसे ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एक एवोल्यूशनरी थ्योरी, इसलिए कहा जाता है। अब इसमें बोला कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं भाई। सबसे पहला तो किंगशिप, जहाँ पे ब्लड रिलेटेड थे, यूनिटी थी उनके बीच में, फैमिली मल्टीप्लाइड हुई बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े मुखिया को बोला कि आप हेड बन जाओ, वो उन्होंने आपस में मिला कर की स्टेट बना लिया। थ्योरीज हैं सारी, ठीक है, हर जगह पे हर कुछ अप्लाई कर सकते हो और हर किसी की आपको कोई ना कोई एग्जांपल सपोर्टिंग में मिल ही जाएगा। देन रिलीजियस, जहाँ पे उन्होंने सेम गॉड को मानना चालू कर दिया। अब उसका जो एक मसीहा था, उसका जो एक प्रॉफिट था, उसको मानना चालू कर दिया। और उनका सेवियर, उनका जो गवर्निंग अथॉरिटी थी, जो कहते थे, जैसे कहते थे, वो वैसा करना चालू कर दिया। प्रॉपर्टी या डिफेंस के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उन्होंने समझा कि भाई एक बंदा होना चाहिए जो सबको देखभाल कर ले, तो इसको बना देते हैं। बाय द फोर्स, जहाँ पे ग्रोथ हुआ किंगडम का, राजा साम्राज्य संभालते थे, लोगों की सेवा करते थे, उनकी प्रोटेक्शन करते थे। तो ये अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ और एक स्टेट का निर्माण हुआ। अब इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी हम लिख लेते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि ये एक्सप्लेन नहीं करती कि भाई ये सडनली सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी कैसे कर दी। आप इतने सारे वेगनेस के साथ बोल रहे हो कि भाई राजा होगा, फोर्स होगा, कंसेंट होगा, नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है ये बहुत ज़्यादा जर्नल नहीं है। तो यहाँ पे एक लैक ऑफ प्रिसाइज हिस्ट्री की बात हो रही है कि भाई आप तो हर चीज़ों को घुसाते चले जा रहे हो। आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई पुख्ता जिसपे पत्थर पर लकीर खींच के बता दियो कि ये हिस्ट्री थी। आप बस पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हो और ऐसे सडन फॉर्मेशन हो गया स्टेट का, बस आप तो ऐसे कह रहे हो। तो ये क्रिटिसिज्म ऐसा बोला गया इसके लिए। देन वी आर हैविंग अ थ्योरी ऑफ फोर्स। फोर्स का मतलब भाई
कॉन्क्वेस्ट कर लेना, जो कमज़ोर लोग हैं, वीक हैं, उसके ऊपर सबऑर्डिनेट बना लेना और फोर्स के ज़रिए लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत, तानाशाही बनवाना और अपने आप को स्टेट कबूल करवा लेना लोगों से। अगर कहा जाए तो भाई वन पर्सन आर कंपेल्ड टू ओबे बाय पावर और वायलेंस, जहाँ पे लोगों को बोला जाए तो हमारी बातें सुन लो, नहीं तो हमारी मार खा लो, तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़ ऑफ पावर हुआ, फीचर्स में क्या हुआ, यूज़ ऑफ पावर हुआ, कंसेंट नहीं था, वायलेंस हुआ, साथ में सेंट्रलाइज अथॉरिटी हुई, लोगों के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया गया, उनके ऊपर कॉन्कर किया गया, उनके ऊपर कोरिजन किया गया कि आओ हमारे अंदर रहो, हमारे सबऑर्डिनेट बन के रहो, जो भी वीक लोग थे। अब जो फिजिकली स्ट्रांग थे उन्होंने इंस्लेव कर लिया वीक को, ठीक है। ये आज भी होता है कुछ कुछ ट्राइब्स के अंदर कि भाई ट्राइब दो लड़ रही होती हैं, जो जिसको दबा लेती है वो उसकी मुखिया बन जाती है। बहुत कम एरियाज़ में अब ऐसे देखने को मिलता है, पर फिर भी ट्राइब्स का जर्नली ऐसा ही होता है, अगर होता है कहीं पर तो। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये क्यों लोग नहीं मानते, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने अपनी कंसेंट नहीं दी, यहाँ पे पीसफुल फॉर्मेशन नहीं हुआ ऑफ मॉडर्न स्टेट का। यहाँ पे ओवर एम्फेसाइज दिया गया वॉयलेंस के ऊपर कि भाई वॉयलेंस होनी ज़रूरी। अब ज़रूरी तो नहीं कि भाई वॉयलेंस हुई ही हो उस टाइम पर, हो सकता है कि उतने लेवल पे वॉयलेंस ना की गई हो, कुछ और तरीक़ों से भी कॉन्कर किया गया हो। नाउ नेक्स्ट हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जहाँ पे बोला जाता है कि आपको अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए कुछ राइट्स देने पड़ेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो आपको कुछ अपनी फ्रीडम्स को देना पड़ेगा। सरेंडर सम फ्रीडम टू क्रिएट अथॉरिटी। अब इसमें क्या होता है, लोग अपनी अथॉरिटी अपनी कंसेंट से क्या करते हैं, वॉलंटरी एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे उनके बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बचाए रखने की बात होती है, जहाँ पे एक रैशनल ओरिजिन देखा गया स्टेट का कि ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि तुम हमारी रक्षा करना और बदले में हमारी थोड़ी फ्रीडम तुम रख लो, कि अगर हम कुछ तुम्हें किसी को मारते हुए नज़र आ जाए, पीटते हुए नज़र आ जाए, तो तुम हमें सज़ा दे देना या उसे सज़ा दे देना, ताकि लॉ अथॉरिटी बनी रहे, देश में शांति कायम रहे। इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आए लोग। फाउंडेशन रहा ये डेमोक्रेसी का, कंसेंट का, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके पास फ्रीडम है पर आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी तो हैं साथ साथ में। वैसे ये बात यहाँ पे हो रही है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है कि भाई रूल जिसके ऊपर हो रहा है वो और जो रूलर है, जो रूल कर रहा है, दोनों के बीच का म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। अब इसके अंदर तीन सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की बात होगी। हमारी थॉमस हॉब्स, जो कि सबसे पहला इंसान था जिसने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करी। बहुत ग्रेजुअल, बहुत फ्लो में जाएगा, पूरी हिस्ट्री एक पार्ट बन जाएगा, ये समझने के लिए बहुत इजी है। देखो उसकी टाइमलाइन ध्यान रखो, 1588 से स्टार्ट हुआ था। तो ये बात है जब इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, तो बैकग्राउंड है इसका, ये सिविल वॉर चल रही थी और इसने एक किताब लिखी थी लेविनथान। अब इसके ऊपर एक 4 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है कि लेविनथान जो है वो किस इंसान ने लिखी थी, तो वो थॉमस हॉब्स ने लिखी थी 1651 के अंदर। तो ये बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर कि भाई फियर था, इनसिक्योरिटी थी और पुअर था पूरे राज्य के अंदर। अब उस जो स्टेट के अंदर, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर के आदमी जो था, उस आदमी की कैसा नेचर था, वो नेस्टी था, वाइल्ड था, सेल्फिश और ब्रिटिश था। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हुए, उसके नेचर हुए उस आदमी के जो उस स्टेट के अंदर रह रहा है, जिस स्टेट के अंदर फियर, इनसिक्योरिटी और पुअर लोग रहते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में आने का निर्णय लिया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि पीपल एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे जहाँ पे वो अपने राइट्स को सरेंडर करेंगे टू सुप्रीम सॉवरेन और एग्री करेंगे उसके कमांड्स को मानने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा देखा गया सोवरेनिटी, जहाँ पे एब्सोल्यूट सोवरेनिटी दी गई, जहाँ पे पूरे राइट्स को सरेंडर कर दिया गया कि भाई हमारे राइट्स पकड़ो और हमारी रक्षा करो, हम आपके कमांड्स को ओबे करेंगे, सो दैट जो ये फियर, इनसिक्योरिटी और पुअर हमारी कंट्री है इसको थोड़ा फ्लरिश कर पाएँ। क्योंकि जितने आप दबा के रखोगे चीज़ों को, लोग उतनी कम हिंसा करेंगे, उतने दबाव में रहेंगे, तो फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे देश के अंदर कुछ डेवलपमेंट करना होता है और उसके लिए 100 क्लियरेंस चाहिए होते हैं,
पर उसी जगह पे अगर सबके पास कोई राइट ही नहीं होता, वो 100 क्लीन करने में सरकार को टाइम ही वेस्ट ना करना पड़ता। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 100-100 साल 30-30 साल नहीं खिंचते, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा का डैम आंदोलन था, वो इतने लंबे प्रोटेस्ट खिंच जाते हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे था कि भाई इतनी सारी दिक्कतें हैं, उसको जड़ से उखाड़ने का यही है कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कर लो, सब कुछ उनके नाम कर दो, और हम जल्दी से जल्दी जो है उभर पाएंगे और एक अच्छे स्टेट बन पाएंगे। तो दूसरा आता है हमारा जॉन लॉक के, जो कि 1632 से 1704 तक रहा, जिसने 2 ट्रीटीज ऑन सिविल वॉर एक किताब लिखी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था लिमिटेड सोवरेनिटी। लिमिटेड का मतलब कि थोड़ी सोवरेनिटी दी जाएगी, थोड़ी फ्रीडम दी जाएगी, थोड़ी अपने पास रखी जाएगी, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ऐसा समझ पा रहे हो आप कुछ? चलो तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब ये बात चल रही है भाई इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, जो कि 1688 के अंदर हुआ था। अब इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल था। इस रेवोल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी ब्लडशेड नहीं हुआ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पावर जो है वो मोनार्की से निकल करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि भाई ठीक है, राजा को इज्जत दी जाएगी, पर जो सारी कार्यवाही होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर होगी, राजा के कहने पर नहीं होगी। तो ये काफ़ी पीसफुल ट्रांजिशन था हमारी सत्ता का। अब स्टेट ऑफ नेचर कैसा रहा यहाँ पर? चलो ठीक है, बेस्ड ऑन रीज़न एंड मोरालिटी के ऊपर था कि राजा ने भी मान लिया, प्रजा ने भी मान लिया कि ठीक है मैं एक स्टेप नीचे आ जाता हूँ। प्रजा ने बोला ठीक है तुम एक स्टेप नीचे आ जाओ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर चाहिए। दोनों के बीच में मोरालिटी और रीज़न की अच्छा गठजोड़ रहा, ठीक है। तो ऐसे में इंसान कैसे रहे? मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर। अब यहाँ पे आदमी रैशनल हो गया, दिमाग से सोचने लगा, गुड, डिसेंट, मॉरल, इंजॉय करने लगा अपनी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को। अब ये सारे फीचर्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में लिखने चाहिए, और ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो एटलीस्ट इनको तो याद कर ही सकते हो आप। और आंसर फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, अगर आपको चीज़ें पता हो, आपको स्टफ पता हो क्या लिखना चाहिए। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आई भाई, इसमें 3 डेफिशिएंसी थी। क्या डेफिशिएंसी थी कि सबसे पहला कि लॉ कौन बनाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा और प्रोटेक्ट कौन करेगा, जो कि आज के टाइम में हमारे लिए आंसर करना बहुत आसान है कि भाई लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, प्रोटेक्ट करेगा जुडिशरी। पर उस टाइम पे डेफिशिएंसीज थी। अब इसको कैसे टैकल किया? तो उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, पीपल अपनी जो राइट्स हैं उसको सरेंडर करेंगे, जो सॉवरेन होगा वो क्रिएट किया जाएगा टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, यानी कि यहाँ पे सॉवरेन अथॉरिटी बनाने की बात की गई। अब इसके अंदर ही छोटा सा टॉपिक आता है हमारा थ्योरीज ऑफ कंसेंट, जहाँ पे वो ये बोलना चाहते हैं कि भाई एक सिविल सोसाइटी है जो कि क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट है, यानी कि एक सिविल सोसाइटी ने गवर्नमेंट को क्रिएट किया। वो गवर्नमेंट जो कि एजेंट है पीपल की, वो एक सॉवरेन रूलर बनाएगी, यानी गवर्नमेंट के अंदर एक सॉवरेन रूलर होगा जो हमारे ऊपर काबू करेगा, हमारा काम करेगा। अब उन्होंने क्या बोला, एवोल्यूशन क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो बाइंड नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंसेंट है ये हमारी जनरेशन ने दी है, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी वो बाइंड नहीं होगी इस कंसेंट से। तो अगर वहाँ पर कोई कंसेंट नहीं होगी फ्यूचर जनरेशन की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम अभी कर रहे हैं लिमिटेड वाला, जो हम कॉन्ट्रैक्ट अभी कर रहे हैं, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब कि ये लिमिटेड सोवरेनिटी बन जाएगी, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो पीपल जो है बैक टू स्टेट ऑफ नेचर में आ जाएंगे, ठीक है। ये कहना था हमारे जॉन लॉक का। एंड जो लास्ट हमारा है जेन, जो कि रूसो, जो कि 1712 से लेके 1778 तक रहे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पॉपुलर सोवरेनिटी का, जहाँ पे इसने एक किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 के अंदर। अब इसने बोला नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, स्टेट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, वो एक स्टेट ऑफ हेवन मान लिया उसने, प्लेंथ मान लिया, बहुत सब कुछ है, भरा पड़ा है हमारे घर द्वारों में, सब में। अब ऐसे में मैन कैसे हैं, मैन का नेचर कैसा है? मैन नोबल हैं, सैवेज, इनोसेंट बट इग्नोरेंट, फ्री हैं अपने आप में, इक्वल एंड पीसफुल हैं। अब ये जो वर्ड है ना इनोसेंट बट इग्नोरेंट, ये याद रखना, बिकॉज यही जड़ है बेसिकली। अब वो इग्नोरेंट क्यों हैं वो एक बात की बात है, अभी डिस्कस करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसने बोला था जर्नल विल के बारे में। अब जर्नल विल सुन के आपको क्या समझ पाएगा कि भाई एक कलेक्टिव विल है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है पीपलों का, जो कि लोग कलेक्टिवली एग्री करते हैं सबके गुड के लिए कि भाई ऐसा होना चाहिए, हम सबकी रजामंदी है, हम सब सहमत है इस बात के लिए।
तो सम टोटल ऑफ रियल विल प्लस कलेक्टिव विल ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड एज जर्नल विल। साथ में जो हमारे रूसो थे उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, डुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात ये थी, इससे पहले जो हमारा जॉन था उसने बोला था कि भाई दो चीज़ होंगी। सबसे पहला तो ये होगा, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से सोसाइटी बनेगी। अब वो सोसाइटी जो है एक गवर्नमेंट बनाएगी, कंसेंट करेगी उस गवर्नमेंट के साथ में कि ठीक है हम लोग काम कर लेते हैं, थोड़े राइट्स तुम रख लो, थोड़ी आज़ादी मुझे दो, थोड़ा प्रोटेक्शन मेरा करो। उनके बीच में ये कंसेंट हुआ। तो इसी को जो हमारे रूसो है वो बोलता है कि भाई ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, एक इंसान दोनों रोल प्ले कर सकता है। उसने उसको डुअल रिलेशन बोला। उसने बोला एक इंसान जो है वो एज अ सिटीज़न भी काम कर सकता है, जहाँ पर उसका एक जर्नल विल होगा, एक कलेक्टिव विल होगा, और वो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, जहाँ पे उसकी ड्यूटी होगी, उसकी ऑब्लिगेशन होगी, जहाँ पे वो अपनी कंसेंट दे रहा है, जहाँ पे वो एक सबऑर्डिनेट रूप में देखा जा रहा है। ये बात हुई हमारी डुअल कॉन्ट्रैक्ट की। अब इसका क्रिटिसिज्म ये है कि भाई जर्नल विल जो है बहुत वेग है, इसको डिटरमाइन करना भी बहुत वेग है, और ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि भाई हम हर इंसान से जाके पूछेंगे कि आपको ऐसा चाहिए, क्या आपको वैसा चाहिए। तो ये एक बहुत इम्प्रैक्टिकल थिंग भी देखी गई। अब देखो इसका अंत कैसे होता है। इसका अंत होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई इसको बोला गया एक पॉइजनस स्नेक की तरह, और इसने डस लिया सबको। ये एक फ्रेज था उस टाइम पे, प्रोवर्ब मान सकते हो। तो इसका मतलब ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के बीच में जब पॉपुलर होनी चालू हुई, जब लोग बहुत ज़्यादा पैसों से भर गए, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई उनके बीच में, उन्होंने पैसे से ज़मीन खरीदना चालू कर दी। अब लालच ऐसा था लोगों के अंदर, सेल्फिशनेस, ग्रीड इतनी थी कि लोगों ने बस प्रॉपर्टी को सब कुछ माना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करनी चालू कर दी। और इसी को कहा गया कि भाई यहीं से पतन चालू हो गया, और इसको पॉइजनस स्नेक कहा गया जिसने सबको डस लिया। बाकी की थ्योरी बड़ी इजी है, याद करने में बहुत आसान है। सबसे पहले डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जैसे कि नाम स्टेट कर रहा है, डिवाइन मतलब ये कुछ डिविनिटी से या फिर गॉड से रिलेटेड है, तो उसका मतलब वही है कि जो स्टेट का ओरिजिन है वो गॉड से है। गॉड ने अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने एजेंट को धरती के ऊपर भेजा। ये किसी एक फिल्मी कहानी या फिर किसी एक डिज्नी प्रिंसेस की कहानी की तरह भी मान सकते हो, जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे, किसी मैथोलॉजिकल सीरीज़ में भी मान सकते हो कि एक राजा को भेजा जाता है भगवान के द्वारा ताकि वो लोगों के ऊपर रूल कर सके। उसके वर्ड्स जो होंगे वही रूल मान लिए जाएंगे, उसकी बातों को ओबीडियंस किया जाएगा, उसे ही रिलीजियस लीडर माना जाएगा। उसकी एक ड्यूटी होगी, लोगों की एक ड्यूटी होगी कि उसकी बातों को ओबीडियंस, उसको माने। अगर लोग उसकी बातों से दूर भागते हैं, उसका रेजिस्टेंस करते हैं, तो उसको पाप माना जाएगा कि भाई ये डिवाइन विल, ये डिवाइन फोर्स के खिलाफ जा रहा है। इसको तो हम देखेंगे, इसको फिर बाद में और चीज़ों में आप समझ सकते हो। डिवाइन ओरिजिन को माना जाता है सबसे ओल्डेस्ट, बिकॉज भाई मैथोलॉजिकल जा रहे हो जहाँ पे ट्रेसेस नहीं है, तो वो ओल्डेस्ट माना गया ना। सबसे एब्सोल्यूट ओबीडियंस की बात की गई कि आपको सब कुछ राजा के आगे रख देना है, राजा ही आपका प्रजापति है, वह प्रजा का पति है, यानी कि वही उसका करता धरता है। नो राइट टू रिवोल्ट, कर ही नहीं सकता, क्यों करेगा भाई इसके सामने। मोनार्की जो है आंसरेबल टू गॉड है, सिर्फ और सिर्फ जो डिवाइन राइट्स हैं वो हेरिडिटरी ही जाते हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और राजा बनाया भगवान ने। तो ये वाली जो मशीनरी है दैट इज़ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। इसके क्रिटिक्स भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके दिमाग में ऑब्वियसली आ रहे होंगे पढ़ने के टाइम पे कि भाई बिकॉज यू हैव चोजन लॉ, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ होगा उसके रिगार्डिंग। और जब तुम ऐसी चीज़ें पढ़ोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद में, कितने सारे डिफरेंसेस, क्यों किसी को राजा किसी को प्रजा, क्यों सबके बीच में इक्वालिटी नहीं है, तो दिमाग में आएगा वो क्रिटिक कि गलत है ये। दैट इज़ फेयर इनफ। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैट्रियार्कल थ्योरी। ये बनाई थी हमारी सर हेनरी मेने ने। अब देखो उसको याद करने का तरीका ऐसे है कि सर, अब सर तो किसी मेल को ही बोल पाएंगे ना, सर मैंने मतलब कि एक याद करने का तरीका है बेसिकली सर हेनरी मैने। और तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भाई एक सोसाइटी, स्टेट जो है निराज होता है, उसकी फैमिली फैलती जाती है जिसमें मैन वाइफ चिल्ड्रन सब कुछ होते हैं। फादर को एज अ हेड देखा जाता है। अब जब ये फैमिली
बड़ी होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, फैमिली से क्लैन बना, ट्राइब, फिर विलेजेस बने, तो वैसे ही जो हेड अभी फादर हुआ करता था एक फैमिली के अंदर, वही एक सबसे एल्डेस्ट पर्सन या फिर सबसे नोबल पर्सन एक ट्राइब या विलेज के अंदर का हेड माना जाएगा, जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी एज्यूम करेगा, जो कंट्रोल करेगा और अथॉरिटी रखेगा, जो कि अनचैलेंज्ड होगी अपने एरिया के अंदर। अब क्रिटिसिज्म क्या है भाई, मॉडर्न स्टेट के अंदर इसको तो मानना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल केरला एंड नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे ना कंसेंट लिया गया, ना कोऑपरेशन लिया गया बाकी लोगों से जो कि रहते हैं, जो कि एल्डर हैं, विडो हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका कोई कंसिडरेशन की बात नहीं हुई है। जो अभी हमने पैट्रियार्कल थ्योरी में पढ़ा, उसका जस्ट अपोजिट है मैट्रियार्कल। अपोजिट कहाँ से है कि हेड मदर होगी। अब वो फैमिली बढ़ती जाए, किंगशिप में बढ़ती जाए, पर जो अथॉरिटी है वो अनचैलेंज रहेगी और पॉलिटिकल अथॉरिटी मदर के हाथ में रहेगी। अब इसकी सपोर्टर जो थी वो थी मॉर्गन और MC लेना। अब इसको याद करने का तरीका, M फॉर मैट्रियार्कल, M फॉर मॉर्गन एंड M फॉर MC लेना। अब इसका क्रिटिसिज्म भी सेम है भाई कि हिस्टोरिकल एविडेंस इसके बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, रेयर आइसोलेटेड एरियाज़ में ऐसा है, और यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई ज़्यादातर तो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही फॉर्म हुई है। नेक्स्ट वी आर हैविंग मार्क्सिस्ट थ्योरी, जो कि हम डिटेल में तो आगे पढ़ने वाले हैं, पर थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं इसको, कि इसको कार्ल मार्क्स ने प्रोपाउंड किया था। ये ना तो एक नेचुरल है, ना तो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है। इसका कहना ये है कि भाई देखो, सोसाइटी के अंदर ना बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, कास्ट स्ट्रगल्स, क्लास स्ट्रगल और ऑपरेशन था, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेट का फॉर्मेशन होता है, एक वेलफेयर स्टेट का। ना उसका क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल फैक्टर्स के ऊपर एम्फेसिस दिया, इसने अंडरमाइन किया वेलफेयर स्टेट को, इसने सिर्फ क्लास स्ट्रगल और ऑपरेशन को ही ध्यान में और तवज्जो में रखा। एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट, कि भाई एक स्टेट का नेचर कैसे होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट के 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ PG एंड ST। PG मतलब कि पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, ST मतलब कि सोवरेनिटी एंड टेरिटरी। तो नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि ये एक स्टेट किन तरीकों का हो सकता है। सबसे पहला तो एक लिबरल स्टेट, इसको ध्यान में रखो। अमेरिका के हिसाब से भाई वो एक लिबर्टी है हर किसी को अपनी काम करने की, उनके पास डिफरेंट आइडियोलॉजी, ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। लेजिस्फियर है, उनका एक फ्री मार्केट है, उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। लिमिटेड स्टेट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन्स। प्राइजेज आर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। यहाँ पे यूरोप का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। देन वी आर हैविंग अ वेलफेयर स्टेट, जैसे कि इंडिया, जहाँ पे हम प्रोटेक्शन करते हैं, प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों का जो सोशल और इकोनॉमिकल वेलबींग नहीं है, ताकि वो भी सारे सेम स्टेटा पे आ सकें। ये प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि सबको समान एरिया पे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करती है। देन वी आर हैविंग मार्क्सिस्ट, जहाँ पे उसने बोला इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है एंड क्लास ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट वाले चैप्टर। और जो इसका फोर्थ हमारा नेचर हो सकता है वो है गांधीयन नेचर, जहाँ पे गांधी बोलता था कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, नॉन वॉयलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, ट्रुथ पे बेस होना चाहिए एक स्टेट। साथ में उन्होंने रिजेक्ट किया वेस्टर्न नोशन ऑफ स्टेट को रिजेक्ट करा, जहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात करी गई, राइट और लिबर्टी को। गांधीयन स्टेट में वो बात करते हैं राम राज्य की, जहाँ पे एक आइडियल स्टेट होना चाहिए जो बेस करे पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, और आपाधापी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी के ऊपर, ना ही पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और सेल्फ सस्टेनेंस की बात करते हैं कि सबके लिए इक्वल, मतलब सबके लिए जितना होना चाहिए उतना है, पर ग्रीड के लिए नहीं है। लाइक देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है, ये वाली बात। देन वी आर हैविंग लास्ट टॉपिक विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट। भाई फंक्शन क्या है स्टेट का? भाई लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, डिफेंस करना, सिक्योरिटी करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि जुडिशरी की बात करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। देन वी आर हैविंग द चेक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, भाई लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना आए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था एक बार, आपको याद होगा प्रॉपर्टी का, केशवानंद भारती केस के बारे में आप पढ़ेंगे। गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडिविजुअल्स के बारे में अच्छा सोचना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करना, रेवेन्यू एंड टैक्सेस को कलेक्ट करना और उनके वेलफेयर पे खर्च करना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड पॉवर्टी
को रिमूव करने में काम करना, साथ में कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना, फॉरेन रिलेशंस को बनाए रखना, ये सारे काम जो हैं एक स्टेट के होते हैं। साथ ही साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसको हटाने का काम भी करना। तो ऐसे छोटे मोटे जो वेलफेयर के काम हैं, इंस्टीट्यूशन के काम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, ये सारा हमारा स्टेट का दायित्व है इन सबको पूरा करना। With this we are completing this chapter. Thanks for watching.